हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या क्या देख लिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर पेरेंट एक भी हो सकता है, पेरेंट दो भी हो सकते हैं। एक पेरेंट होगा तो उसके अंदर एक पेरेंट के अंदर ही दोनों अपोजिट सेक्स होंगे, ठीक है ना। और उसको अपन ने क्या बोला था, बाइसेक्सुअल बोला था, या फिर उसको अपन ने हर्माफ्रोडाइट बोल दिया था। और अलग अलग पेरेंट होंगे तो उसको अपन यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। एक लिंगी बोलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या है, दोनों में अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। और दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन। याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन का होना, निषेचन का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। जब तक निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं मान सकते, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग डालो आप, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। हिंदी में आप लिख सकते हो लैंगिक जनन की घटनाएं। किसी घटना बेटा, लैंगिक जनन की घटना यहाँ पे अपन कह सकते हैं। तो याद रखना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन तीन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन तीन चरण में इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला होगा, पहली आप लिखना प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। सेकेंड अपन अपना होगा फर्टिलाइजेशन, और थर्ड अपना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा आपके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कौन सा हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन को अपन कह सकते हैं हिंदी में पूर्व निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या कह सकते हैं, निषेचन पूर्व अवस्था या फिर घटनाएं, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं अपन निषेचन, और इसको बोल सकते हैं हिंदी में पश्च निषेचन घटनाएं, ठीक है ना। तीन फेज है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, सॉरी फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने वाली और फर्टिलाइजेशन होने के बाद की जो घटना है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन प्री फर्टिलाइजेशन फेज की, या फिर निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में अपन देखते हैं, निषेचन से पहले क्या होगा। देखो फर्टिलाइजेशन होने से पहले दो घटनाएं मेन है। एक तो है गैमेटोजेनेसिस, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं इसको युग्मक जनन, ठीक है ना। और दूसरी घटना होती है गैमेट ट्रांसफर, या हिंदी में कह सकते हैं युग्मक स्थानांतरण, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, इन दो प्रोसेस में अपन प्री फर्टिलाइजेशन फेज को डिवाइड कर देते हैं। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि जर्म सेल से, किससे, जर्म सेल, जो जनन कोशिका है उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर कोई डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा, यहां पे बनेंगे गैमेट्स या फिर युग्मक। और ये जो डिवीजन, ठीक है ना, और इसी को अपन क्या बोल देंगे, गैमेटोजेनेसिस। अब देखो जो डिवीजन है यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं। जो ये डिवीजन है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिवीजन किसके लिए, जो गैमेट बन रहे हैं, जो युग्मक बन रहे हैं उनके लिए डिवीजन। यहाँ पे आप बताओ कौन सा होना चाहिए। पहला आप बोलोगे सर मियोसिस होना चाहिए। मियोसिस मतलब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि युग्मक जनन के लिए या
गैमेटोजेनेसिस के लिए जो विभाजन की जरूरत होती है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। अगर ह्यूमन की बात करें, ठीक है ना, तो ह्यूमन के अंदर, या फिर मैं बात करूं और दूसरे जितने भी डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड का मतलब क्या है? जितने भी द्विगुणित हैं, जितने भी डिप्लॉयड हैं, अगर उनके अंदर आपको गैमेट बनाने हैं तो कौन सा विभाजन करना होगा? अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें एक जर्म सेल से कितने गैमेट बन जाते हैं? मेल के अंदर तो 4 गैमेट बनते हैं, सेल तो 4 ही बनती है, ठीक है ना, और फीमेल के अंदर बनता तो एक ही गैमेट है, लेकिन 3 सेल क्या है? रिग्रेट हो जाती है, 3 सेल वहां पे डेड हो जाती है। अपन पढ़ेंगे जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। अभी याद रखना आप, जो मियोसिस है वो किस में होगा? डिप्लॉइड्स में। इसके अंदर डिप्लॉइड्स में। लेकिन अपन बात करें यहाँ पे माइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। माइटोसिस या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे समसूत्री विभाजन भी देखने को मिल सकता है। समसूत्री विभाजन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन अब यहाँ पे कहाँ होगा? समसूत्री विभाजन होगा हैप्लॉइड्स के अंदर। किसके अंदर होगा बेटा? हैप्लॉइड, या फिर हिंदी में कह सकते हैं अगुणित। मतलब अगुणित। अगुणित और द्विगुणित का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैं फिर से बता देता हूं। जिनके अंदर गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम के दो, मतलब पूरा का पूरा पेयर होता है, एक पेयर के फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में है, ठीक है ना, जोड़े के फॉर्म में है, तो वो डिप्लॉयड है। दो है एक जोड़े में, और सिर्फ एक अकेला ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में है तो उसे अपन डिप्लॉयड कहेंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन है वो डिप्लॉयड होता है। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस सिर्फ किसमें हो सकता है? डिप्लॉयड, क्योंकि उसके अंदर क्या बनाना होता है? 2n से क्या बनते हैं? ये n बनते हैं। अरे आधा करना होता है ना, जब 2n होंगे तभी तो n होंगे। अब इसके अंदर है ही n, तो n का क्या आधा n करोगे? आधा n थोड़ी हो सकता है क्रोमोसोम का। तो हैप्लॉइड्स के अंदर कौन सा मिलता है बेटा? हैप्लॉइड्स के अंदर माइटोसिस हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, समसूत्री विभाजन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इससे रिलेटेड। इसके नीचे ही आपको चलना है, गैमेट ट्रांसफर बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, चलो ये मिटा ही देता हूं, गैमेट ट्रांसफर सेकंड होगा अपना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इज देयर meiosis never happens in haploids? क्या अगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं होता? आपको देना है पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन है नो। आपको बताना है कि अगुणित जीव जो होते हैं हैप्लॉइड है, ये कहना चाह रहा है कि हैप्लॉइड में जो मियोसिस है या फिर अर्धसूत्री विभाजन है वो कभी नहीं होता, ठीक है ना। या मैं इसको मिटा दूं यहां पे, ये देखो, देयर मियोसिस नेवर हैपेंस इन हैप्लॉइड। अगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं होता। यहां पे मैं लिख दूं ट्रू, यस और नो की जगह ट्रू और फॉल्स। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा? हैप्लॉइड है। अरे हमें पता है कि हमारी बॉडी में ही सिर्फ गैमेट बनने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए और फीमेल में ओवा बनाने के लिए, हमारी बॉडी में ही गैमेट बनाने के लिए क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन की या फिर मियोसिस की जरूरत पड़ती है। अब हैप्लॉइड में तो जो गैमेट है, गैमेटोजेनेसिस के लिए भी किसकी जरूरत पड़ रही है? समसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ रही है, माइटोसिस की जरूरत पड़ रही है ना। तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इन्होंने गैमेट में भी माइटोसिस यूज में ले लिया, तो इनमें कभी भी जो
अपन बोले कि अर्धसूत्री विभाजन है वो होगा ही नहीं क्या, तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। आप जब एल्गी वगैरह के अंदर लाइफ साइकिल आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी तो वहां पे जाइगोटिक मियोसिस वगैरह होते थे, स्पोरिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस उनकी लाइफ साइकिल में दूसरी जगह होता है। हो सकता है गैमेट बनने के लिए मियोसिस नहीं हो रहा, लेकिन 2n बनता है, जब 2n से n बनाने के लिए वहां पे मियोसिस की जरूरत पड़ती है, तो मियोसिस उनके अंदर भी होगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किसी की लाइफ साइकिल के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो तो वहां पर मियोसिस का होना मस्ट है, मियोसिस का होना मस्ट है। आप बिना अर्धसूत्री विभाजन के यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑल ओवर लास्ट का अपन टारगेट देखें तो क्या है, वेरिएशन लाना। और वेरिएशन कब आएगा, जब मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस होगा तभी तो पैगेटिन आएगी, और पैगेटिन आएगी तभी तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी तो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, और जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तभी तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टारगेट है, जो मोटो है, वो कंप्लीट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, किसके लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पे अलग अलग बन जाते हैं, ये आप लिख लेना। अब अगला है अपना बी जो था यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर। अगला कौन सा है, गैमेट ट्रांसफर या फिर युग्मक स्थानांतरण। ठीक है ना, तो देखो गैमेट ट्रांसफर या फिर युग्मक स्थानांतरण की अपन बात करते हैं, तो इसमें कहना चाह रहा है कि युग्मक जो है बन तो गए, मेल के गैमेट मेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट में बन गए, फीमेल के गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बन गए, तो लेकिन मेल के गैमेट ज्यादातर क्या होता है, मेल के गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचने होते हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे? ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, देखो अपन बात करें अगर किसी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दोनों गैमेट को ट्रांसफर क्यों होना है, या तो एक गैमेट ट्रांसफर होता है, दोनों होते हैं। अपन एनिमल्स की बात करें तो मेल वाला गैमेट ट्रांसफर होता है, तो मेल वाले गैमेट को ट्रांसफर क्यों होना है, क्योंकि उसको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो यहां पे अपन कह सकते हैं जो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, युग्मक स्थानांतरण हो रहा है, अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, आंतरिक निषेचन की अपन बात करें, तो बेटा ध्यान रखना जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, उसमें गैमेट किससे ट्रांसफर होते हैं, बाई कॉपुलेशन या फिर मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा अंदर क्या ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना, इंटरनल मतलब अंदर जो फीमेल के जेनाइटेलिया है या फिर जो जेनाइटल ऑर्गन है उनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वहां पर रिप्रोडक्शन होगा, तो मैथुन या फिर कॉपुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा गैमेट ट्रांसफर होंगे। दूसरा, अगर मैं एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करूं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, बाह्य निषेचन, तो ये किससे होगा, बाह्य निषेचन। बेटा बाह्य निषेचन के अंदर मान लो किसी ने अंडा दे दिया, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, उसके लिए क्या पहुंचाना है आपको, गैमेट पहुंचाना है, तो ये क्या होगा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट में बाई वाटर, जनरली ये किसके द्वारा ट्रांसफर करवाया जाता है, वाटर या फिर जल के द्वारा। जो मेल गैमेट है वो चल के फीमेल गैमेट तक आ जाता है, और वहां पे क्या करता है, ये वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन, कौन सा है बेटा, सेकंड हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन निषेचन। देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, ये हो गया आपका मेल गैमेट बन गया पिछले वाले फेज में, एक बन गया फीमेल गैमेट। ठीक है ना, दोनों के अंदर क्या हुआ, फ्यूजन, क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन होने के बाद क्या बन गया यहाँ पे, जायगोट।
या हिंदी में कह सकते हैं इसको युग्मनज। ठीक है, और इस फ्यूजन को ही अपन क्या नाम देते हैं? इस फ्यूजन को अपन बोलते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। ठीक है, इस फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन बोला जाता है। यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ पे निर्माण हो जाता है जायगोट का। अभी मैंने बात की थी लास्ट किसकी? फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस के अंदर देखा जाता है? मैमल्स के अंदर, मतलब स्तनधारियों के अंदर। आपने पढ़ा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब, तो बताने की जरूरत नहीं है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बर्ड्स के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। बर्ड्स के अंदर भी क्या मिलेगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनके अंदर भी अपन कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, इनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड आता है बेटा, नोट कर लेना आप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड कौन सा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल मीडियम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्सटर्नल मीडियम। और एक्सटर्नल मीडियम 99% केस में क्या होगा? वाटर, जल होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस के अंदर देखा जाता है? देखो बेटा, बोनी फिशेज। कौन सी फिशेज? बोनी फिश, मतलब अस्थिल मछलियां। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। कौन सी मछलियां? अस्थिल मछलियों के अंदर। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का एग्जांपल कौन होता है? फ्रॉग या फिर मेढक। उसके अंदर भी कौन सा होता है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जायगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन के अंदर यही होता है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट अपन ने देख लिया बेटा, कहां तक फर्टिलाइजेशन होता है? जायगोट बनाने तक। दो टाइप के ही हो गए, ये नोट कर लेना। फर्टिलाइजेशन के बाद बताओ बेटा कौन सी फेज आएगी? फर्टिलाइजेशन के बाद आ जाएगी अपनी, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड फेज, उसको कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है ना। या फिर पश्च, आप पहले हिंदी लिख चुके हो, फिर से लिख लेना, पश्च निषेचन प्रावस्थाएं, ठीक है ना। पश्च निषेचन प्रावस्था के अंदर क्या होगा? ये बन गया आपका जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। जायगोट कैसा होगा? 2n होगा, याद रखना। जायगोट कैसा होगा यहाँ पे? 2n। हमेशा आप मान सकते हो, ऑलवेज जायगोट कैसा होता है? 2n, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2n जायगोट बन गया। हाँ, प्लांट्स में भी एक्सेप्शन नहीं है, आपको याद रखना। जायगोट कैसा होता है? हमेशा 2n होता है। जायगोट के अंदर क्या होंगे अब बेटा? सेल डिवीजन। क्या होता है यहाँ पे? सेल डिवीजन, ठीक है ना। और सेल डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। अब अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जायगोट के बाद प्लांट्स के अंदर कुछ और हो सकता है, एनिमल्स के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन होगा। क्या हो गया? माइटोसिस, सेल डिवीजन, ठीक है ना। सेल डिवीजन के बाद क्या बनेगा बेटा? बहुत सारी स्टेज आती है। और सेल डिवीजन होने के अलावा क्या हो सकता है? सेल डिफरेंशिएशन। क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभाजन, तथा इसको बोलते हैं कोशिका विभेदन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन। अब देखो, कोशिका विभाजन का मतलब तो क्या है? सिंपल, सेल का डिवाइड होना। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कोशिका विभेदन का मतलब क्या है? कि सेल्स का जो ग्रुप है, सेल्स का क्या बन गया? ग्रुप बन गया। और उन्होंने अपने बीच में क्या कर लिया? वर्क डिवीजन कर लिया। क्या कर लिया? वर्क डिवीजन या फिर कार्य का विभाजन कर लिया। अरे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसको अपन और भी क्या कह सकते हैं? इसको किसमें इंक्लूड कर सकते हो आप? इसको बोल सकते हो कि ये क्या चल रहा है? एम्ब्रियो जेनेसिस चल रहा है कि नहीं चल रहा? या फिर हिंदी में भ्रूणोद्भवन चल रहा है कि नहीं चल रहा? भ्रूणोद्भवन या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि सेल डिवाइड हो रही है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो फिर फीटस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। जो भ्रूण है वो गर्भ के अंदर कन्वर्ट होगा। फीटस और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होता है अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार याद रख लो।
एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो सेल का डिवीजन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसमें क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन या फिर कोशिका विभेदन होगा। कोशिका विभेदन का मतलब ये है कि कुछ सेल्स ने, जैसे कि मान लो कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि हम तो मीजोडर्म की सेल है, हम मीजोडर्म से जो भी सिस्टम डेवलप होता है वो बनाएंगे। किसी ने बोल दिया कि नहीं हम तो एंडोडर्म की है, 3 जर्म लेयर होती है, तीनों जर्म लेयर अपना डिसाइड कर लेंगी कि हम हमारे ऑर्गन बनाएंगे। जैसे ब्रेन है वो किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम पूरा पूरा नर्वस सिस्टम बनाएंगे, और भी चीजें आई वगैरह ये बनाएंगे, है ना। मीजोडर्म ने डिसाइड कर लिया कि हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, मसल्स वगैरह है, हार्ट है, ब्लड है, हम मीजोडर्म इसने डिसाइड कर लिया। तो कुल मिला के सेल डिसाइड कर लेती है कि हमें बॉडी का कौन सा पार्ट बनाना है, उसको अपन बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन या फिर कोशिका विभेदन। सेल्स के ग्रुप डिसाइड कर लें कि हमें किस चीज में कन्वर्ट होना है, क्या काम करना है, हमें क्या बॉडी का कौन सा पार्ट बनाना है, तो उसको सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये हो जाता है। उसके बाद क्या है, कंप्लीट फीटस डेवलप हो जाता है, और उसके बाद अपना क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हो जाता है। इसके अंदर एक चीज और याद रखना बेटा, एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, 2 टाइप एनिमल। कौन कौन से, विविपेरस और दूसरे ओविपेरस, ठीक है ना। विविपेरस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, जरायुज, और ओविपेरस को हिंदी में बोलते हैं अंडज। क्या बोलते हैं बेटा, अंडज बोलते हैं। देखो जरायुज का मतलब क्या है, जरायुज का मतलब क्या है, पहले ओविपेरस का मतलब समझो। ओविपेरस का मतलब क्या है, ले एग्स, मतलब ये अंडे देंगे। ये एग जो है बेटा फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है या नॉन फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो अंडा है वो निषेचित भी हो सकता है और अनिषेचित भी हो सकता है। जैसे मुर्गी ने मान लो उसका कॉपुलेशन हो गया मुर्गी के अंदर, कॉपुलेशन का मतलब क्या है कि मेल ने स्पर्म रिलीज कर दिए फीमेल के यूटेरस या फिर ओवेरी के पास में, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जो स्पर्म जाके फीमेल के अंदर उस अंडे को, जो फीमेल का अंडा है, जो एग है, उसको निषेचित या फिर फर्टिलाइज कर देंगे, और वहां पे क्या बन जाएगा, उसके अंदर जायगोट, और ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है, तो उसको तो अपन फर्टिलाइज्ड एग बोल देंगे। और मान लो कि किसी मुर्गी के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, पॉपुलेशन की प्रक्रिया हुई नहीं, मैथुन की प्रक्रिया हुई नहीं, मतलब मेल मुर्गे ने फीमेल मुर्गी के अंदर कोई स्पर्म रिलीज ही नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा। अब ऐसा थोड़ी है मुर्गी बुरा मान जाएगी कि भैया मेरा तो पॉपुलेशन ही नहीं हुआ, मेरे अंदर तो जो मैथुन की प्रक्रिया हुई नहीं है, पॉपुलेशन की प्रक्रिया हुई नहीं है, तो मैं तो अंडे नहीं दूंगी, जा कुछ करना है तो जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं अंडे नहीं दूंगी। अरे मुर्गी ऐसे थोड़ी है मन की मालिक है, और मुर्गी के अंदर अंडा बनाए तो वो अंडे देगी। पॉपुलेशन हो गया तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और पॉपुलेशन नहीं हुआ तो वो नॉन फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अंडा फर्टिलाइज्ड है और अनफर्टिलाइज्ड है। इसके अंदर अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया तो क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात पे, ये चीज तो किसके अंदर हो रही है, अगर ये अंदर ही डेवलप हो रहा है, विविपेरस के अंदर पूरा का पूरा एम्ब्रियो कहां पे डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप्ड इन फीमेल। यहाँ पे तो एम्ब्रियो फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पे एम्ब्रियो कहां डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप्ड इन एग, ठीक है। मुर्गी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही रहा है, कंफ्यूज मत होना, मुर्गी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, होगा तो, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अंडा बाहर आ जाएगा, और उसके अंदर कोई बच्चे का डेवलपमेंट या फिर अपन बोले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस चलती रहेगी, और उसके अंदर किसका डेवलपमेंट होता रहेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहेगा। इसको अपन ओविपेरस बोल देंगे। और विविपेरस के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहां पे, अंदर ही हो रहा है फीमेल के, ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट एग में हो रहा है, और एग कहां पे दे दिया जाता है, बाहर ले कर दिया जाता है, जो बर्ड से उनके द्वारा, रेप्टाइल से उनके द्वारा भी बाहर अंडा दे दिया जाता है, और अंडे के अंदर ही किसका डेवलपमेंट चल रहा होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है, अगर वो अंडा कैसा है, फर्टिलाइज्ड है तो, ठीक है ना। क्लियर है, तो दिस इज ऑल ओवर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप से अपन ने खत्म कर लिया है अपना पार्ट फर्स्ट। किसका पार्ट फर्स्ट, अपनी जो यूनिट है रिप्रोडक्शन उसका पार्ट फर्स्ट अपन ने खत्म कर लिया है। अब अपन करेंगे पार्ट सेकंड स्टार्ट। चलिए
तो अब है बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर थर्ड। आप एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर थर्ड है, ठीक है ना। और यूनिट अपनी पहली चल रही है, इसके अंदर अपना दूसरा चैप्टर यूनिट का माने तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर मानव प्रजनन, ठीक है। ये अपना हो जाएगा नया चैप्टर। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको मैं बता दूं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ह्यूमन के अंदर ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर अपन कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन होता है। अब बताओ मुझे, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ह्यूमन के अंदर? सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या फिर बोल बेटा आंतरिक निषेचन होता है। ह्यूमन कैसा होता है? विविपेरस होता है। कैसा होता है? विविपेरस। जनरल सी चीज है, आपको पता होंगी। विविपेरस मतलब जरायुज होता है, ठीक है, बच्चे का जन्म होता है। तो ये है। अपन गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटा? गर्भावस्था। क्या होता है? गर्भावस्था। तो ह्यूमन की जो गर्भावस्था है वो कितने 9 मंथ्स की होती है। कितने महीनों की होती है? 9 मंथ्स की होती है। तो ये जनरल सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होंगी। चलो अब देख लेते हैं अपन इवेंट्स, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी स्टडी अपने को पूरी इस चैप्टर के अंदर करनी है। बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन लगभग आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अपन ऑल ओवर यूनिट की बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन पूरी की पूरी यूनिट से आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस जो चैप्टर है इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन में से भी 1 क्वेश्चन फिक्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आ जाइए यहाँ पे अपन देख लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, ठीक है ना। कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे होते हैं किसके अंदर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। देखो बेटा, सबसे पहले जो इवेंट होगा, सबसे पहले आ गई प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? यौवनावस्था, ठीक है ना। सबसे पहले ह्यूमन के अंदर क्या आएगी? जो मेल और फीमेल है दोनों के अंदर प्यूबर्टी आती है, यौवनावस्था। अपन बात करें कि फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी है वो आएगी कब? फीमेल के अंदर लगभग 11 से 12 साल की एज में प्यूबर्टी आ जाती है। मेल की बात करें तो लगभग 14 से 15 ईयर की जो एज होती है उसके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी आने का मतलब क्या है? बोलो। अरे भैया, प्यूबर्टी आने का मतलब है बेटा कि गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। फीमेल के अंदर ओव्यू, अपन बात करें कि ओवम का बनना स्टार्ट हो गया और इसके अंदर स्पर्म का बनना स्टार्ट हो गया, उसको अपन बोलेंगे प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी का मतलब आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट, ठीक है ना। युग्मक जनन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। चलो प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन के अंदर जो मेल के गैमेट बनेंगे उनको अपन बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ या फिर शुक्राणु। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु। और फीमेल के जो गैमेट बनते हैं उनको अपन बोलते हैं ओवम या एग या अंडाणु, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हो गया। उसके बाद होगा बेटा, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं गैमेट ट्रांसफर। क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर या फिर युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। और युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यहाँ पे युग्मक स्थानांतरण होता है बेटा बाई पॉपुलेशन या मैथुन के द्वारा
मैथुन की प्रक्रिया जो होती है, कोपुलेशन जो होता है, उसके द्वारा मेल जो गैमेट है वो इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल जेनाइटेलिया के अंदर। तो इसको अपन लिख सकते हैं बाई कोपुलेशन, या फिर इस प्रक्रिया को पूरी को अपन लिख सकते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है ना, क्या हो गया, इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉपुलेशन या फिर मैथुन द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण कर दिया किसमें, फीमेल जेनेटेलिया के अंदर। ठीक है, तो इसको पूरा ही कर लो कि गैमेट ट्रांसफर इन फीमेल जेनेटेलिया। मादा जननांगों में युग्मक स्थानांतरण हो गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया होगी। मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूजन। मेल और फीमेल का क्या हो गया, गैमेट का फ्यूजन हो गया। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद अपन लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गया, यहाँ पे जायगोट बन गया। जायगोट मतलब युग्मनज यहाँ पे बन जाता है। चलिए, जायगोट बन गया। जायगोट के बाद क्या होगा, जायगोट के बाद यहाँ पे होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे भ्रूणोद्भवन हो गया। ठीक है ना, डिवीजन कौन से होंगे यहाँ पे, माइटोसिस। ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर दो चीजें आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया अभी, कौन कौन सी, एक तो सेल डिवीजन और एक कौन सा, सेल डिफरेंशिएशन, है ना, कोशिका विभेदन तथा कोशिका विभाजन, दोनों प्रक्रिया यहाँ पे होंगी। एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे पहले देखो बेटा, इसके अंदर क्या बनता है, जायगोट के बाद मोरूला बनता है। मोरूला के बाद यहाँ पे ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ब्लास्टुला या फिर यहाँ पे क्या बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। और ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट का हो जाता है यहाँ पे बेटा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या फिर यहाँ पे अपन कह सकते हैं निरोपण। क्या हो गया यहाँ पे, निरोपण हो गया। ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस तो स्टार्ट हो ही गया है, निरोपण यहाँ पे हो गया। निरोपण होने के बाद यहाँ पे देखो हुआ क्या, जायगोट बना। चलो एम्ब्रियोजेनेसिस को अपन एक बार यहाँ से हटा दें, एक बार एम्ब्रियोजेनेसिस को अपन यहाँ से हटा दें, तो सबसे पहले क्या बना, जायगोट। जायगोट से जो हमारी अगली स्टेज बनती है वो कौन सी होती है, मोरूला होती है। 8 से 16 सेल की आगे पढ़ेंगे। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है। इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद अपन क्या लिखें यहाँ पे, इम्प्लांटेशन होने के बाद अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, अब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद लास्ट में क्या बन जाएगा, फीटस। और फीटस के 9 मंथ जब डेवलप कंप्लीट हो जाएंगे, 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, पार्चुरेशन। क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन या फिर प्रसव की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। चलो, अब यहाँ पे हुआ क्या क्या है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले प्यूबर्टी आई, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा मेल गैमेट बन गया। ध्यान दे लेना, एक बार लिखना बंद कर दो, सुन लो। मेल गैमेट के अंदर क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ। फीमेल गैमेट ओ में अंडाणु बन गया। ठीक है ना, अब जो गैमेट बने उनको क्या कर दिया गया, गैमेट ट्रांसफर कर दिया गया। जो मेल गैमेट है वो पॉपुलेशन या फिर मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा फीमेल जेनेटेलिया के अंदर रिलीज कर दिए गए। अब ये गैमेट धीरे धीरे किसके पास पहुंच गए, अंडे के पास पहुंच गए। ठीक है ना, अपन ऐसे निशान बनाए तो मेल गैमेट जो थे ये किसके पास पहुंच गए, फीमेल गैमेट। साइज में कौन बड़ा होगा, फीमेल गैमेट बड़ा होगा। फीमेल गैमेट के पास पहुंच गए और फीमेल गैमेट के साथ मिलके क्या कर लिया इन्होंने, फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन कर लिया। क्या बन गया, जायगोट। जायगोट जब आगे सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, माइटोसिस। ये है तो बेटा एक तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही, ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ से हटाया क्यों है, क्योंकि पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपन ब्लास्टुला के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद
बहुत सारे सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है ना। माइटोसिस होते हैं, माइटोसिस होने के बाद मोरूला हो गया, मोरूला के बाद क्या बन गया, ब्लास्टूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, यूटेरस या फिर गर्भाशय की जो वॉल होती है ना, दीवार, उसके साथ अटैच हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। निरूपण, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर भ्रूणोद्भवन, ठीक है। उसके बाद पूरा फीटस बन जाएगा, इसको मैं लिख दूं डेवलप्ड फीटस। फीटस कैसा है बेटा, ये डेवलप्ड है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से क्या हो गया है, डेवलप्ड फीटस हो गया। डेवलप्ड फीटस हो जाएगा तो 9 महीने बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्चुरेशन या फिर प्रसव की प्रक्रिया हो जाएगी। ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने, ठीक है ना। ये अपन ने ऐसे मान लो कि एक तरह से फ्लो चार्ट बना लिया है। फ्लो चार्ट के बाद अपने को इन्हीं चीजों की क्या करनी है, अपने को स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना, एक एक करके जो इवेंट होते हैं इन चीजों को अपन आगे, अब आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, सर ब्लास्टुला सर क्या होता है, सर जी मोरूला क्या होता है, हमारे पल्ले को नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो मैं आपको जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे कौन सी घटनाएं होती हैं, उनकी स्टडी करेंगे। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों के सिस्टम की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या होती है ना, किस तरीके से सिस्टम ये काम करता है, उस चीज को अपन समझेंगे। दोनों को समझने के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस की तरफ। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डालो, अपना सबसे पहले टॉपिक होगा कौन सा बेटा, हेडिंग डालो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर नर प्रजनन तंत्र जो है ये अपना टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें स्टडी किसके करेंगे बेटा, अपन लिख लो, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि मादा नर प्रजनन तंत्र की कार्य की तथा उसकी एनाटॉमी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है ना। किसकी बेटा, मेल की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की स्टडी अपन करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ जाए क्या क्या स्टडी करना है। वो करने से पहले चलो इसके अंदर अपन स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे जो सेक्स ऑर्गन है, जो मेल के सेक्स ऑर्गन है उनको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, इनको दो पार्ट्स में इनको अपन ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया, पहला अपन ने लिखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या लिख दिया भैया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बोलो भैया है कि नहीं, पहला लिख दिया अपन ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा अपन लिख देंगे यहाँ पे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर सहायक जननांग। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे अपन देखो प्राइमरी किसी चीज को अपन कब बोलते हैं, प्राइमरी किसी चीज को अपन तब बोलते हैं जब उसका काम भी प्राइमरी हो। वाह वाह सर क्या बात बोली है, हाँ भाई कोई चीज प्राथमिक कब हो सकती है, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी, आपका ये प्राइमरी वर्क है। तो प्राइमरी का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के लिए या फिर प्रजनन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा वो प्राइमरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम की जो हेल्प करेंगे कि भाई तू ये काम कर सके इसलिए हम हैं, तू तेरा काम कर सके इसलिए हम हैं, उनको सहायक जननांग या फिर सेकेंडरी भी कह सकते हैं, इनको द्वितीयक जननांग भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर
हिंदी में लिख लेना प्राथमिक जननांग। इसके अंदर अपन किसको इंक्लूड करते हैं बेटा, सबसे मेन जो है टेस्टिस, या फिर हिंदी में बोलते हैं बेटा वृषण। टेस्टिस को किसके अंदर रखा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। रीजन बिहाइंड दिस, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, शुक्राणु जनन। जो शुक्राणु जनन है वो कहां पे हो रहा है, टेस्टिस के अंदर होता है। ये आपके समझ में आना चाहिए। अब देखो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो इसकी क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की टेस्टिस की हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला आ जाएगा एपिडिडाइमस। ये होता क्या है आगे समझ में आएगा जब अपन पढ़ेंगे। एक बार आप लिख लो एपिडिडाइमस, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको अधिवृषण। वो वृषण और ये अधिवृषण। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एपिडिडाइमस के पास लिख लो वास डिफरेंस। क्या होता है, वास डिफरेंस या फिर शुक्र वाहिनी। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वास डिफरेंस के बाद बेटा अपन लिख सकते हैं यहां पे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या फिर जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है बेटा, 3 जनन ग्रंथियां होती हैं। पहली लिख लेना सेमिनल वेसाइकल। ठीक है ना, पहली हो गई अपनी सेमिनल वेसाइकल। ठीक है ना। सेमिनल वेसिकल को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राशय। चलो दूसरी हो गई अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी हो गई अपनी बेटा काउपर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, काउपर्स ग्लैंड। तो अपनी ये क्या हो गई, 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड यहाँ पे हो जाती है। तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गई, कौन कौन सी बेटा, सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट और तीसरी काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो आप, काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरिथ्रल। कौन सी ग्लैंड बेटा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना। ये हो गया। और क्या क्या लिख सकते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड के अंदर ही लिख रहा हूँ, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही लिख रहा हूँ। इसके अलावा बेटा 3 ही हो गए। और क्या हो सकता है, और हो सकता है पेनिस या सिस्न। ठीक है। तो ये अपने क्या है, सारे सेक्स ऑर्गन है जो अपने को किसके अंदर स्टडी करनी है, जिनकी जिनकी स्टडी अपने को यहाँ पे अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिनको अपने को डिटेल में पढ़ना है। चलिए एक एक करके अपन इसको उठाएंगे, सारी चीजों को अपन समझेंगे। क्लियर है। पहले अपन टेस्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्टीज डिटेल में पढ़ने के बाद अपन एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है ना। टेस्टीज डिटेल में पढ़ लिया तो अपने समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट टेस्टीज का क्या काम करेगा, क्या उसका फंक्शन होगा। चलिए तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे पहली हेडिंग डालिए आप टेस्टीज। या वृषण। देखो टेस्टीज या वृषण की बात करूं मैं तो टेस्टीज या वृषण मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम आप बना लेना, किसमें प्रेजेंट होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं यहाँ पे स्क्रोटम। स्क्रोटम या फिर इसको अपन कहते हैं यहाँ पे वृषण कोश। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
दो टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा इसके अंदर? दो टेस्टीज या फिर दो वृषण कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या चीज होगी? ये कुछ नहीं है, एब्डोमिनल वॉल है। क्या है बेटा ये हो गई अपनी एब्डोमिनल वॉल। ठीक है ना? या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको? उदर भित्ति। ये एब्डोमिनल वॉल हो गई। और यहां पे क्या होगी? एक ये क्या होगी? इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल क्या है बेटा? जिसमें से इसमें से सारी चीजें बाहर निकल के जाएंगी। भाई इसको तो स्क्रोटम एक थैली जैसी स्ट्रक्चर हो गई, इसमें से चीजें बाहर निकल के जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जैसे ये एपिडर्मिस हो गया, इसमें से कोई चीज बाहर निकल के जाएगी तो वो किससे जाएगी? इससे। ठीक है ना? चीजें यहां से बाहर जाएंगी और आएंगी, ये आपको याद रखना है। तो मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे बेटा एक मसल्स की लेयर होती है, यहाँ पे सबकट क्या होती है? ये स्किन हो गई बाहर वाली। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और इसके सबकट, सबकट का मतलब क्या होता है? उपत्वचीय, त्वचा के नीचे सबकट रूप से या सब क्यूटेनियस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? एक मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। सबकट क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे एक मसल्स की लेयर। और इस मसल की लेयर को अपन बोलते हैं बेटा डार्टोस मसल। इस मसल की लेयर को अपन क्या बोलते हैं? इस मसल की लेयर को अपन बोल देंगे डार्टोस मसल। ठीक है ना? और ये जो मसल की लेयर है डार्टोस मसल हो गई। अब बेटा इससे एक बैंड और जुड़ा होता है मसल का। टेस्टिस से क्या जुड़ा होता है? एक बैंड और जुड़ा होता है, ऊपर भी और नीचे भी। इस बैंड का नाम बेटा, ये मसल का बैंड होता है और इस मसल का नाम होता है क्रीमेस्टर मसल। इस मसल का नाम क्या होता है? क्रीमेस्टर मसल होता है। ठीक है ना? तो दो मसल हो जाती है अपनी, डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल। ठीक है? ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए टेस्टीज या फिर वृषण। ये क्या हो गए? टेस्टीज या फिर वृषण हो गए। अब देखो, अब एक चीज आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है और मैं आपको बताता हूं क्या लिखी है, कि जो टेस्टीज होते हैं ह्यूमन मेल के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? और स्क्रोटम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एब्डोमिनल या फिर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम क्या है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटकी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, थैले समान एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दोनों के दोनों टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ कि सर अगर ये एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट होते, अगर ये इसके एब्डोमेन उधर के अंदर ही प्रेजेंट होते तो क्या दिक्कत हो जाती? तो लिख लेना बेटा, ये क्यों प्रेजेंट है? द टेम्परेचर, the normal temperature, the normal temperature of testes is less, is 2 to 2.5 degree centigrade less than normal बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जो टेस्टीज हैं, जो वृषण हैं, उनका सामान्य तापमान, उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारी पूरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब 37.5 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम नॉर्मल टेम्परेचर किसके लिए जरूरी है? टेस्टीज का होना जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेस्टीज का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। ठीक है ना? जैसे 37.5 अपना माने तो 34.35 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होगा? टेस्टीज का टेम्परेचर जरूरी है। किसके लिए? किसके लिए जरूरी है? फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर सामान्य
शुक्राणु जनन के लिए, इसके लिए सामान्य शुक्राणु जनन के लिए ये जरूरी है। तो देखो इसीलिए क्या हुआ, इसको बॉडी से बाहर सिचुएटेड किया गया, जिससे कि पूरी बॉडी की हीट में या ना रहे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में रहेगा, बॉडी से थोड़ा सा दूर हो गया पार्ट, बॉडी से दूर होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कि बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, और टेस्टिस उनका बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो क्या होगा, ये जो क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल है, क्रीमेस्टर और जो डार्टोस मसल है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है बेटा, ये बॉडी के पास चले जाते हैं, ये बॉडी के पास चले जाएंगे, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, स्क्रोटम का साइज क्या हो गया, छोटा, रेसिडुअस का साइज क्या हो गया, छोटा, और ये छोटा होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना बॉडी के पास जाएंगे बॉडी की हीट इनको उतनी ही ज्यादा मिलेगी, उतनी ज्यादा मिलेगी, तो इनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। इसलिए बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सर्दियों में इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। गर्मियों में इसका उल्टा होगा, गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, तो होगा क्या, इनका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, और उल्टी हीट और इनको कहां से मिल रही है, बॉडी से, तो बॉडी से ये दूर जाएंगे, गर्मियों में क्या होगा, बॉडी से दूर जाएंगे। क्यों, जिससे इन्हें बॉडी से हीट बिल्कुल भी नहीं मिले। तो गर्मियों में क्या हो जाएगा बेटा, गर्मियों में ये जो मसल है इनमें क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएंगी, क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल जब रिलैक्स हो जाएंगी, तो गर्मियों के दिनों में, समर्स में ये इनका साइज क्या हो जाएगा, मतलब मैं कहूँ कि बॉडी से ये दूर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, याद रखना इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि इन विंटर्स, विंटर्स के अंदर जो स्क्रोटम होगा कम्स नियर टू द बॉडी, शरीर के पास आता है। क्यों, क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर अपना बढ़ाना है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा समर्स की बात करूं मैं, समर्स के अंदर क्या होगा, गो अवे फ्रॉम बॉडी, शरीर से ये दूर जाएंगे, ठीक है ना। शरीर से दूर जाने का रीजन क्या है, शरीर से दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा जिससे कि जितना बॉडी से दूर होंगे टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, इनमें बॉडी से इनमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, बॉडी से इनमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो उनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो गो अवे फ्रॉम बॉडी टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये पूरी प्रक्रिया हुई किस, कौन सी मसल्स की वजह से, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया कि समर्स में, विंटर्स में स्क्रोटम का साइज छोटा हो जाता है और समर्स में स्क्रोटम का साइज बड़ा हो जाता है, इसके पीछे कौन सी मसल्स काम करती है। तो आपको मसल याद रखनी है, एक तो डार्टोस मसल और दूसरी कौन सी है बेटा, क्रीमेस्टर मसल, ये दो मसल इसके पीछे काम करती है, ठीक है ना, क्लियर है। रीजन क्या है इसका बेटा, की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, रीजन इसका ये है कि इनको टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्रोटम है, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आज क्या पढ़ा कि नॉर्मल कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ये इवेंट्स होने के बाद अपन ने स्टार्ट किया टेस्टिस, जो अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना, ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसको स्टार्ट किया। और टेस्टिस के अंदर भी अपन ने सबसे पहले देखा कि टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं, और स्क्रोटम सिचुएटेड होता है कहाँ पे, बॉडी के बाहर। क्यों, जिससे कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने अंदर ये कम रख सके, अपने टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने के लिए ये बॉडी से बाहर एब्डोमेनल कैविटी के प्रेजेंट होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अपन जो कंटिन्यू करने वाले हैं, टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होती है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।